नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं अपनी सफलता और संघर्ष की कहानी को लेकर शुभ्रा महापात्रा, जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। तो आज हम उनकी सफलता की कहानी को सुनते हैं। शुभ्रा महापात्रा ने AIR 39 रैंक LS में क्वालिफाई किया है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस सफलता को पाने के लिए। तो आइए चलते हैं हम शुभ्रा के पास और उन्हीं के मुंह जुबानी उनकी सफलता की कहानी को जानते हैं। तो वेलकम शुभ्रा, कैसी हैं आप? ठीक है सर। हाय। और आप कैसा फील कर रही हैं? मतलब ये होता है ना कि आपको अभी सक्सेस मिल गया है, लेकिन सक्सेस के पहले और सक्सेस के बाद कुछ डिफरेंस होता है। तो क्या आपको क्या डिफरेंस लग रहा है सफलता पाने के बाद और उससे पहले? सर अब तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इस सफलता पाने के लिए। बहुत रातें मतलब बिना सोए बताई थी, बहुत मेहनत की थी। तो अब तो सेटिस्फाई लग रहा है कि हाँ, सेटिस्फाइड लग रहा है। काम का फल मिला है। हाँ ठीक है, चलिए। तो आपने इससे पहले भी एग्जाम दे रखा है CSIR का या पहली बार था ये? तो सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सितंबर में दिया था। और उसमें मेरा LS नहीं हुआ था, उसमें 95 परसेंटाइल लाई थी। तो हाँ, ये सेकेंड अटेम्प्ट था ये वाला। चलिए ठीक है, मतलब पहली बार। तो सबसे पहले जब आपको ये मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे तो थोड़ा बहुत तो निराश हुए होंगे। तो फिर इस दौरान फिर कैसे संभाला और अपने आप को सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयार किया? एक्चुअली बहुत डिमोटिवेट लग गया था जब थोड़ी से मैं कट गया था। मतलब बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए थे पहले अटेम्प्ट में। मैंने जो गलतियां की थी वो गलती से मैंने सीखा। और जो गलती मैंने की थी, लाइक बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने थोड़ा अच्छे से रिवाइज नहीं की थी, क्योंकि MSc भी चल रहा था उस टाइम। तो मैंने इस टाइम वही सब गलती को सुधारी। मैंने एक्चुअली उस टाइम IFS के बारे में मुझे पता ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं बाय लॉक, मेरा मतलब अच्छा लॉक था, मुझे यूट्यूब में आपकी जो एग्जाम मैपिंग सीजन हो रहा होता है, वो एग्जाम मैपिंग 2.0 मैंने देखा। तो फिर उस दिन से मैंने IFS के बारे में पता चला। तो फिर मैंने पढ़ाई की। आपके एग्जाम मैपिंग सीजन बहुत ही मतलब बहुत हेल्प की थी मुझे सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब इस बार मैं IFS से ही प्रिपेयर करूंगी और फुल्ली प्रिपेयर करूंगी। तो फिर जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, फिर मैं IFS का सब्सक्रिप्शन ली और सेकेंड अटेम्प्ट पूरा मतलब IFS से ही मैं प्रिपरेशन की हूँ और फिर दी। ठीक है, तो चलिए बेसिकली आपको YouTube से हमारे चैनल का पता चला और इस तरीके से आप IFS से जुड़ी। लेकिन CSIR में आने का कैसे सोचा कि आपको LS करना है, मतलब लेक्चरशिप में जाना है? कुछ ड्रीम था या किस तरीके से आप इस तरफ आने की सोची? एक्चुअली मैं मास्टर्स मेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। तो वहाँ पे मेरे प्रोफेसर जो थे सब बोले थे इसके बारे में। मुझे उनके थ्रू ही पता चला था कि CSIR एग्जाम होता है। उसमें जो लोग LS क्वालिफाई करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो JRF लेते हैं, PhD करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में। तो उन सब से मुझे पता चला था और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे भी करना है। ठीक है, चलिए। और आपने IFS से लाइव लेक्चर लिए थे या रिकॉर्डिंग लिए थे? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने बोला कि मैंने YouTube से देखा, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। तो आपका लाइव था या रिकॉर्डेड था? नहीं सर, मैं लाइव नहीं ली थी, मैं रिकॉर्डेड ली थी। क्योंकि मेरा एक्चुअली शेड्यूल घर पे रहती थी, तो मैं लाइव, मुझे नहीं पता था कि मैं कब फ्री हूँ कब, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ले ली थी। हाँ। ठीक है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रही थी, इसीलिए आपने फिर रिकॉर्डिंग प्रेफर किया। राइट, चलिए परफेक्ट। तो फिर चलिए हम वापस से आते हैं थोड़ा सा CSIR की तरफ। कभी ऐसा नहीं लगा कि MSc के बाद सीधा जॉब कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता? फिर CSIR क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, ये सिलेबस को करना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत सारी कंसिस्टेंसी, मेहनत, रिवीजन चाहिए होता है। तो फिर इसको कैसे आपने बनाए रखा? एक्चुअली हाँ, ये सच है, बहुत वास्ट सिलेबस है। एक्चुअली लाइफ साइंस का कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है जो CSIR के सिलेबस में ना हो। सब कुछ एकदम एनिमल से लेकर प्लांट तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, सब कुछ CSIR के सिलेबस में है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे बेस्ट, जो सबसे की है ना सक्सेस की, वो है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए पहले से एंड तक। ये नहीं कि एक यूनिट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरे यूनिट पे स्विच कर जाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको एकदम एक शेड्यूल बना के अपना पढ़ाई
जारी रखना चाहिए, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते छुट्टी ले लिए, ये सब बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर भाई मुझे यही पता चला कि कंसिस्टेंट रह के ही पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, बहुत डिमोटिवेशन होता है कि मतलब कोई दोस्त हमारा जॉब ले लिया बीटेक बिल्कुल करके, बिल्कुल वही कोई पूछ एमबीए रहे थे। करके जॉब ले लिया। हाँ, तो ये सब वो फिर देख के थोड़ा वो लगता है कि कितना लेंदी प्रोसेस है हमारा। मतलब जो बस साइंस में ही बीएससी, एमएससी, पीएचडी ये सब करते, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो ये सब देख के डिमोटिवेशन होती है, जरूर होती है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो मेरी एम है, चाहे कितनी भी देर हो जाए, मुझे सक्सेस इसी वे में ही लेना है। ना कि मैं आज 6 साल के लिए प्रिपेयर करूंगी, फिर कल यूपीएससी के लिए स्विच हो जाऊंगी, इसे होगी तो कोई कोई होगा ही नहीं। तो मुझे जो ओके, मेरा एम है वो देख के चलना है। ठीक है चलिए। तो आपने एमएससी के बाद मतलब सीधा सीधा जॉब का नहीं सोचा, आपने अपने ड्रीम को फॉलो करना पसंद किया और अपने मेहनत में भी लग गई, जिसमें आपको एक बार असफलता भी मिली, आपको थोड़ी निराशा हुई, लेकिन आप फिर से कोशिश की और इस बार आप सक्सेसफुल हुई हैं, वो भी बेस्ट रैंक के साथ, क्योंकि AIR 39 आना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी जनरल कैटेगरी में। बिल्कुल परफेक्ट एकदम। चलिए हम वापस से आते हैं कि अगर आप जब एक दिन में जब आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देखते थे तो कितने मतलब कितने लेक्चर देखते थे, या किस सब्जेक्ट कितने यूनिट को कवर करते थे ऐसे, या फिर कितने एक्चुअली घंटे देखते थे? हाँ, तो मैं 2-2 यूनिट्स लेके चलती थी एक्चुअली। ओके। तो मेरा तो पहले कुछ कुछ क्लियर था ऑलरेडी, कुछ कुछ यूनिट। लेकिन मुझे जब मैं केसी सर की, फ्रांसिस सर की वीडियो देखी यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि मुझे ये सब यूनिट उनसे पढ़ना होगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। तो हम्म। मैं वही बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और काफी डिटेल्स भी पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल। फिर मैंने 2-2 यूनिट लेके चली थी। और मैं दिन में 5 घंटा क्लास करती थी, जो भी क्लास होता, ठीक है। 5 आवर्स। चलिए, और इसके बाद फिर आप 5 आवर लगभग क्लास को दे दिया और आप बेसिकली घर में रहती थी, तो घर के भी काम होते होंगे, तो उसके बाद फिर 5 आवर केवल क्लास को देने के बाद फिर रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालती थी, या फिर PYQ प्रैक्टिस के लिए कैसे समय निकालती थी? एक्चुअली मैं घर पे रहती हूँ, ये भी है कि मुझे घर पे पूरा एकदम बैठ के तुम पढ़ नहीं सकते। ये हॉस्टल वगैरह हम्म। पीजी में जो रहते हैं, वो कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, क्योंकि उनको कोई मतलब कोई अदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है। लेकिन घर पे थोड़ी सी तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होती है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर ली, 5 घंटा दिन में पढ़ाई कर लेती थी। फिर मैं जो रात को सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके, फिर जब एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाता था, तो आईएफएस का जो बुक है पीओआईक्यूज का, वो उससे मैं सारे पीओआईक्यूज 2-3 बार रिवाइज करके गई थी, सब कुछ कॉन्सेप्ट विथ पीओआईक्यूज। पहला अटेम्प्ट में मैंने पीओआईक्यूज बिल्कुल नहीं की थी, जो कि मेरी गलती था। तो इस बार मैंने सारे पीओआईक्यूज अच्छे से किए थे। बेसिकली मतलब शुभ्रा ये कहना चाह रही हैं, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उस गलतियों को सुधारते हैं, तो निश्चित तौर पर अगली बार आप उन गलतियों पर जो असफलता हुई थी वो अगली बार आपको नहीं मिलेगी और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। राइट शुभ्रा? यस, ठीक गलती है, से तो सीखना इस बार जो आपने CSAR दिया था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था या इवनिंग शिफ्ट में था आपका? इवनिंग इवनिंग था इस बार। इवनिंग में था, और इवनिंग मैंने तो सुना कि बहुत टफ लोग बोल रहे थे, हालांकि इतना तो ऐसा पार्शियलिटी नहीं किया था। हाँ, चलिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत टफ हुआ था। तो आप थोड़ा बताएंगे क्या ए पार्ट में कितना किया, बी में कितना किया और सी में कितना किया? एक्चुअली मेरा ए पार्ट थोड़ा वीक है। मेरा ओके। वीक ए बहुत ही मतलब मुझे, मैं तैयारी की थी, वही आईएफएस का जो पार्ट ए का एक बुक आता है एप्टीट्यूड का, वो मैंने लिया था, मैंने तैयारी किया था, लेकिन वो पार्ट मेरा वीक है। और इस कितना किया ए था वाला उसमें? जो मैंने 6 क्वेश्चन किया थे और ए कितने सही पार्ट के, हुए थे? और उसमें से 4 सही हुए दो और गलत थे। 2 गलत हो गए। हाँ। ठीक है, बी पार्ट में कितना किया? बी पार्ट तो बहुत ही मतलब इस जो ये अटेम्प्ट है, बी पार्ट मुझे काफी टफ लगा। तो इसलिए मैंने देखा, क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ गया कि बी पार्ट टफ है। तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, मुझे लगा कि जितना आएगा उतना ही करूंगी। तो मैंने 16 क्वेश्चन करके आया था बस। और 16 में से मेरा माइनस जो हुआ, बस 3 क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी 13 सही हुआ। ओके, देन सी पार्ट में? सी पार्ट में मैंने किया था 24 क्वेश्चन, उसमें मेरा 5 गलत हो गया और 19 सही था। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो फिर आपका परसेंटाइल कितना आया? मेरा आया 98.36। 98.36।
ओके, परफेक्ट। चलिए, फिर आपको मतलब आपने एलएस का ही ड्रीम रखा था और आपका एलएस क्वालिफाई हो गया, तो बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ ही जाना चाह रही हैं? ये सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना चाहती हूँ अभी। और जो आरपीएससी मैंने भरा है और उड़ीसा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आने वाला है दिसंबर तक, तो मैं उसी के लिए ही भरी थी। मैं ठीक है, एलएसी चाहिए। परफेक्ट। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे क्या कि रिवीजन को ज्यादा समय देना चाहिए और पीवाईक्यू को ज्यादा समय देना चाहिए, या फिर नए नए चीजों को जल्दी जल्दी ऐड करना चाहिए? कैसे करना चाहिए पढ़ते समय? एक्चुअली अगर आप एक अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 6 महीना है, तो आप पहले तो आप सारे जो कोई भी बुक से पढ़ रहे हो या फिर कोई आप अगर आईएफएस की सब्सक्रिप्शन भी लिए हो, तो फिर उसको पहले जो जो यूनिट आपने टारगेट करने को आप ठान लिए हो, तो उस यूनिट को कंप्लीट करो। और जब नए पढ़ रहे हो तब नए चीजों को तो सीखना ही पड़ेगा। तो नया पढ़ रहे हो तो ज्यादा टाइम नया पढ़ने को दो और कम टाइम रिविजन को दो। फिर जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फिर तो रिवीजन लगातार 2 महीना एकदम रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत भास्ट सिलेबस है। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। रिवीजन इज मस्ट। ओके, परफेक्ट। तो मतलब मैंने भी यही लाइन सुना है कि जीवन में सफल वही हुआ है कि जो इसमें धैर्य था और धैर्य के साथ लगन था। तो धैर्य और लगन के साथ जिन्होंने मेहनत किया उनको सफलता जरूर मिली है, जैसा कि शुभ्रा भी कह रही हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में ये चीज देखना चाहिए कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। अगर आप इसे तुरंत के तुरंत अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको समय देना होगा, क्योंकि समय के साथ साथ रिवीजन करना होगा और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होगा। तो लगभग आपने बोला कि आपने आईएफएस के बुक को प्रेफर किया था पीवाईक्यू लगाने के लिए, तो क्या वो एक्सप्लेनेशन वाला था या विदाउट एक्सप्लेनेशन वाला था? एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और वो ओके। बुक इतना अच्छा है कि ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो उसके बारे में बोल दे। वो सारे ये ऑप्शन करेक्ट है तो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, तीसरा ऑप्शन क्यों ओके, गलत है, ये सब बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। तो वो बहुत हेल्प किया वो बुक मुझे लास्ट मोमेंट में। चलिए, परफेक्ट। और एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल हुए और साथ ही साथ उस दौरान आपके फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया होगा, तो उनका तो निकल रहा होगा एग्जाम, और आपके श्योर। ऊपर सफलता का एक मतलब परिवार की तरफ से भी प्रेशर होगा, आपको सक्सेस होना उसका भी प्रेशर होगा, और ये जो सोसाइटी है उसका भी प्रेशर होगा। तो जब नहीं हुआ था तो आप, अक्सर ऐसा हो रहा होगा ना कि आप परिस्थिति में थोड़ा निराश हो रहे होगे, तो फिर उस समय कैसे हैंडल किया था खुद को? एक्चुअली मेरी फैमिली इतना प्रेशर मुझे नहीं करती। वो बोलते हैं तुमको जो करना है तुम टाइम लेके करो। मेरी फैमिली से कोई प्रेशर एक्चुअली था नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं। ठीक तो है। लेकिन मुझे जो खुद से जो बुरा फील हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। तो मैं मतलब तो एक महीना मन के अंदर में वो रिग्रेट का आग जल रहा था और उसी रिग्रेट ने आपको सक्सेस तक पहुंचाया है। फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलते, वो कोई प्रेशर नहीं देते। मैं खुद में बहुत डिप्रेस हो गई थी। एक महीना मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर लगा कि डिप्रेस होने से कोई फायदा है नहीं। हमको फिर से अगर सक्सेस पानी है तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर एक महीने बाद मैंने फिर से सब्सक्रिप्शन तो था ही, तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। चलिए, परफेक्ट। तो अब अंत में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि रोया था एग्जाम नहीं हुआ था तो, या फिर जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो पा रहा है, फिर क्या ऐसा कभी रोना आया या कभी गुस्सा आया कि क्या मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर ये पा तो रही? होता, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। जब हमको सक्सेस नहीं मिलता है तो दुख तो होती है। तो मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी रोया था। जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं निकला था मैंने बहुत रोया था। लेकिन फिर मैंने दूसरी बार जो अटेम्प्ट भी देने जा रही थी तो मुझे तब भी बहुत डर था कि ये वाला भी नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये सब बहुत डर था मेरे अंदर। लेकिन फिर मैंने एंड में सोचा कि जितना जो चीज को हम डरेंगे वो चीज हमसे ज्यादा दूर जाएगा, जो चीज हमको जितना प्रेशर में जाएंगे। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। मैं ऐसे सोची कि ठीक है, अगर इस बार में नहीं निकला तो फिर से ट्राई करेंगे। ये सोच के मैं गई थी एग्जाम देने। क्या बात तो है। फिर मतलब कि हर एक सक्सेसफुल इंसान को एग्जाम से पहले यही रहता है कि बस हो जाए किसी तरीके से, वो श्योर नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा था क्या? ये सर मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी मेरा हो जाएगा। क्या पता क्वेश्चन ही ऐसा हो जाए कि मैं जो फील्ड से मैं स्ट्रांग हूँ, जो यूनिट में स्ट्रांग अच्छे से प्रिपेयर की हूँ, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आके किसी और से आ जाए, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए। मैं तो
मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी मैं सक्सेस मिलेगा नहीं मतलब मिलेगा। यही है कि आपने जितनी मेहनत की बस उसको ईमानदारी से उस 3 घंटे में डिलीवर किया, हाँ। फिर जाके आपको यस। सक्सेसफुल मिल गया सफलता, राइट। यस। ठीक है, तो चलिए फिर आप ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपको देख रहे हैं या फिर आपके लाइफ में इस सफलता के लिए जिनका जिनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है, वो किनको किनको कितना कितना परसेंट देना चाहेंगे? मैं पहले तो कंट्रीब्यूशन मेरा बहुत ज्यादा रहेगा मेरे लिए आईएफएस का, पूरा आईएफएस टीम का। केसी सर इज लाइक गॉड टू मी, क्योंकि वो मेरे मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आता था। मैं जब उनसे पढ़ी तो मुझे मेरा फेवरेट यूनिट हो गया बायोकेमिस्ट्री। और ओके। फ्रांसिस सर से मैंने मैं बॉटनी से हूँ, फिर भी मुझे एनिमल फिजियोलॉजी मैंने तैयारी की थी फ्रांसिस सर से। तो केसी सर और फ्रांसिस सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी सबसे ज्यादा। और फिर मेरी फैमिली को दूंगी, और थोड़ा क्रेडिट मुझे मैं खुद को भी दूंगी, क्योंकि मैंने परफेक्ट। रिवीजन वगैरह की थी, ठीक से मेहनत की थी मैंने। ठीक है, चलिए, और जो 2023 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पायरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी आप? और यही बोलूंगी कि अब तो बस 4 महीना है, तो फिर आपको जितना भी आपने पढ़ा है ये 2 महीने में वो सब नई चीजें पढ़ के खत्म करो, और जो 2 महीना बचेगा उसमें बस रिवाइज करो। 2 महीना तो मस्त चाहिए ही चाहिए रिविजन के लिए, ऐसे ही एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्रा, पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने एलएस में अपना ड्रीम अचीव किया है और आप इतनी अच्छी रैंक लाई हैं, तो होपफुली आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और डेफिनेटली फ्यूचर में आप अपने गोल को अचीव करें और बहुत ही सक्सेसफुल एक लेवल पर पहुंचे, ताकि आपको देखकर कई लोग इंस्पायर हों। ठीक है, तो और कुछ कहना है आपको? नहीं, बस थैंक यू सो मच to the whole IFS team for supporting me in my journey and चलिए, making it very easier. तो दोस्तों, ये रहा सुब्रा का एक जर्नी जिसमें इन्होंने सफलता और असफलता दोनों देखी है, क्योंकि असफलता बहुत लंबा चलता है, सफलता एक बार आ जाता है, लेकिन इस सफलता के पहले जितनी भी असफलता होती हैं उसको आपको ऐसा ना सोचना है कि आपसे ही नहीं हो रहा, उसको चुनौती समझ के स्वीकार करना है और फिर अपने लाइफ में अच्छा करना है। तो सुब्रा ने भी ऐसा किया और उन्होंने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया है, AIR 39 रैंक, और ये फाइनली कहीं ना कहीं अब मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए दिखेंगी और मैं बहुत खुश हूँ, और आईएफएस भी आपके लिए बहुत खुश है। चलिए, थैंक यू सो मच सुब्रा, आप हमारे साथ जुड़ी, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।